नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 2.2 और यहीं पर हम लोग 2.3 को भी पढ़ लेंगे और यहीं पर हम लोग 2.4 को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 2.2 से लेकर के 2.3 और 4 को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भैया, आप सभी से निवेदन है कि एक बार सभी लोग अपने सभी भाई बहनों के पास में सभी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टि बाधिता की। दृष्टि बाधिता में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपका पूर्ण दृष्टि बाधित, इसको हम लोग ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और एक आपका आता है लो विजन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प दृष्टि। तो इन दोनों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दृष्टि बाधिता हम कहेंगे ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की दृष्टि सामान्य रूप से काम नहीं करती, यानी कि व्यक्ति देख नहीं पाता, उसको देखने में समस्या हो सकती है या तो उसको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। कितने प्रकार की? तो हम कहेंगे दो प्रकार की। एक आपका ब्लाइंडनेस, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित, और एक आपका कम दृष्टि, इसी को हम लोग कहते हैं लो विजन। तो पूर्ण दृष्टि बाधित नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दिखाई देना, पूर्ण रूप से उसकी दृष्टि क्षीण होना, खत्म होना, वह प्रकाश और आकृतियों को नहीं पहचान पाएगा, बिल्कुल भी उसको नहीं दिखाई देगा, किसी भी चीज को देखने में वो असमर्थ होगा। लो विजन में होता है कि किसी भी चश्मे के द्वारा, किसी भी लेंस के द्वारा, किसी भी सुधारक उपकरण के द्वारा अगर व्यक्ति चीजों को देखने लगता है, उसकी दृष्टि क्या होती है, सामान्य लोगों से कम होती है, लेकिन इन सब चीजों के द्वारा व्यक्ति देखने लगे तो उसको हम लोग लो विजन में बोलते हैं। ठीक है, लो विजन में लाते हैं। 1934 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अंधेपन यानी कि आप कह सकते हो विजुअल इंपेयरमेंट या दृष्टि बाधिता की परिभाषा दी। तब भैया यही शब्द उपयोग किया जाता था, अब हम लोग इसको दृष्टि बाधित कहते हैं। ठीक है, पहले इसको दृष्टि अक्षमता भी कहा जाता था, लेकिन अब दृष्टि बाधिता कहा जाता है। सुधारक चश्मे के साथ बेहतर 20/2, और 20/2 आप लोग स्नेल चार्ट देखे होंगे, स्नेल चार्ट। तो भैया ये जो चार्ट होता है, जब कोई भी व्यक्ति अपना चश्मा टेस्ट कराने जाता है तो वहां पर छोटे शब्द, फिर बड़े शब्द, फिर उससे बड़े शब्द, ऐसे शब्द जो हैं वो लिखे होते हैं। तो जब ऐसे शब्द वहां पर लिखे होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं स्नेल चार्ट, हरमन स्नेल ने जिसको दिया था। तो कहा गया कि सुधारक चश्मे के साथ आंख में 20/200 या उससे कम की केंद्रित दृष्टि तीक्ष्णता, या 20/200 से अधिक की केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता, या हम कह सकते हैं कि भैया दृश्य क्षेत्र दोष, जिसमें परिधीय क्षेत्र इस हद तक संकुचित हो जाता है कि दृश्य क्षेत्र का सबसे चौड़ा व्यास बेहतर आंख से 20 डिग्री से अधिक की कोणीय दूरी बनाता है। भाई ऐसी स्थिति इन्होंने बताई थी। ठीक है, कारण क्या होते हैं? तो हम कहते हैं जन्मजात हो सकता है, कोई भी आंख में दोष है तब हो सकता है, रेटिनोपैथी है तब हो सकता है, ठीक है, रेटियल डिसऑर्डर होता है तब हो सकता है, आंखों के दोष होते हैं। आंख में अगर किसी भी प्रकार की चोट लग गई किसी दुर्घटना के कारण, ठीक है, तब दृष्टि हानि हो सकती है। कोई भी आंख में रोग हो सकता है, डिजीज हो सकता है, जैसे मोतियाबिंद हुआ, ग्लूकोमा हुआ, रेटिनाइटिस हुआ, तो ऐसे अगर कोई रोग हो जाते हैं तब भी हो सकता है। अगर उम्र बढ़ रही है वृद्धावस्था में, तब भी जो है ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल सकती है, जैसे विटामिन ए की कमी। ठीक है, ऐसी अगर कमी है तब भी आपको पता है कि दृष्टि बाधिता हो सकती है। ठीक है, कोई भी बीमारी है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, तब भी ऐसी समस्या आ सकती है। इसका निवारण क्या हो सकता है? तो भैया निवारण कहेंगे भाई हेल्दी डाइट लो, सीधी सी बात है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में लो,
आंखों का नियमित रूप से चेकअप करवाओ, सुरक्षा रखो आंखों की, चश्मे का उपयोग करो, आंखों की सुरक्षा रखो। आप जो है बचपन में टीकाकरण लगाओ, जिससे टीकाकरण हो जिससे कि भैया जो भी बीमारियां हैं उनसे बच्चा दूर हो सके। और भैया दवाइयों का सही सेवन किया जाए तो भैया इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। टाइप क्या क्या होंगे? मोस्टली हम लोग टाइप 2 ही पढ़ते हैं, एक आपका लो विजन पढ़ते हैं और एक आपका पूर्ण दृष्टिबाधित पढ़ते हैं। लो विजन पूर्ण दृष्टिबाधित में आपका टोटल ब्लाइंडनेस आ जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होता, बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा होता। आंशिक अंधापन होता है, जहां पर व्यक्ति की दृष्टि सीमित होती है लेकिन कुछ हद तक व्यक्ति देख सकता है। कम दृष्टि होती है, इसमें जो चीजें होती है वो धुंधली दिखाई देती हैं, दैनिक काम करने में भी कठिनाई होती है। कलर विजन भी होता है, रंग दृष्टि दोष भी होता है, इसमें व्यक्ति को रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। शैक्षिक प्रभाव क्या होगा? तो हम कहेंगे ब्रेल सिस्टम। ठीक है भाई, इन सभी चीजों से हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। ब्रेल लिपि अगर हम बच्चे को सिखा दें तो बच्चा स्पर्श करके चीजों को सीख सकेगा, और जो भी अक्षर शब्द उसने सीखे वो चीजों को जब सीख लेगा बच्चा तो उससे ऊपर और क्या हो सकता है भैया। ठीक है, इसके बाद में ऑडियो बुक्स के द्वारा, भाई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो सुना करके उसको सिखा दो, सुनने वाली श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करके सिखा दो। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का प्रयोग, ठीक है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सहायक तकनीक, स्क्रीन रीडर हुआ, ठीक है, प्रिंटर हुआ, लार्ज प्रिंटर सामग्री, दृष्टि सुधारक उपकरण, इनके द्वारा आप जो है बच्चे को पढ़ा सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। और समावेशी शिक्षा, जहां पर बच्चे को आप उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजों को अवसर को प्रदान कराएं। ठीक है, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हो? तो ऑप्टिकल उपकरण से चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस के द्वारा आप जो इनका प्रबंधन कर सकते हो। बच्चे को ब्रेल लिपि सिखा सकते हो, जिससे कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और अच्छा बनेगा। शिक्षा में समायोजन कर सकते हो, बच्चे के लिए एक ऐसी अनुकूलित पाठ्यक्रम और उपकरण दे सकते हो जिससे कि बच्चा सीखे। बच्चे को जो है आप सहायक उपकरण, वॉकर, क्रेन, रीडर, ऐसी चीजों को आप दे सकते हो। आप बच्चे का रिहेबिलिटेशन करा सकते हो, जहां पर बच्चा अगर पीड़ित है तो भैया आत्मनिर्भर बने। सर्जरी आप बच्चे की करा सकते हो या व्यक्ति की करा सकते हो। भाई मोतियाबिंद है किसी व्यक्ति को या बच्चे को तो भैया इसकी सर्जरी करा लो। ठीक है, नेत्र की जो समस्याएं है उसका समाधान करा लो। अगर गंभीर दृष्टिबाधिता होती है तो कभी कभी भैया चिकित्सा सहायक तकनीक, इनके द्वारा आप बच्चे को जो है स्वतंत्र और सक्रिय बना सकते हो। बच्चे को समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण और प्रशिक्षण देकर के आप आत्मनिर्भर बनाओ, जिससे बच्चे का विकास हो, उसका अच्छा विकास हो। 2.3 में बात करता है भैया हेयरिंग इंपेयरमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधिता। ऐसे बच्चे जिनको सामान्य वातावरण की ध्वनियों को सुनने में समस्या होती है, उसको हम श्रवण बाधित कहते हैं। सामान्य क्षमता जिसके पास नहीं होगी उसको हम श्रवण अक्षम कहेंगे। भाई सामान्य वातावरण की जो ध्वनियां हैं उनको भी बच्चा ना सुन पाए तो उसके कान में कहीं ना कहीं समस्या है। कान की समस्या है तो कान के बाहरी भाग से हो सकती है, कान के मध्य भाग से हो सकती है, कान के आंतरिक भाग से हो सकती है। तो ये यहां पर भी कभी कभी बच्चा माइल्ड हेयरिंग लॉस का होता है, कभी कभी मॉडरेट हेयरिंग लॉस का होता है, कभी कभी सीवियर हेयरिंग लॉस का होता है, कभी कभी उसको बिल्कुल भी नहीं कुछ सुनाई देता। और ये भी आपका किसी बीमारी, रोग, चोट या हमारे हेरिडिटी से वंशानुगत भी हो सकता है। क्या क्या कारण होते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। हेयरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण बाधित, सुनने में किसी भी प्रकार का दोष का होना, चाहे वो अनुवांशिक हो, कान के पीछे की कोई समस्या के या खराबी के कारण हो, या कोई वातावरणीय भैया होगा, वातावरणीय कारणों से हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेयरिंग इंपेयरमेंट कहते हैं, श्रवण अक्षमता कहते हैं। ठीक है भाई, जब कोई व्यक्ति या बालक अपने कान के किसी भी अंग की खराबी, बीमारी, आज के कारण, सामान्य रूप से बीमारी के कारण, यहां पर लिख लो भैया, ठीक है, बीमारी के कारण सामान्य रूप से सुनने वाले व्यक्तियों की आवाज को सुनने की शक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रवण दोष कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? आरसीआई ने, भारतीय पुनर्वास परिषद ने, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जब बधिरता 70 डेसिबल या हो तो व्यवसायिक कार्यों में रखेंगे,
और 55 डेसिबल होगी तो उस बच्चे को हम शिक्षा के कार्यों में लाएंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा परिभाषा PWD, RPWD नहीं भैया, PWD 1995। RPWD तो भैया 2016 में आया, कभी कभी मुंह से निकल भी जाता है, क्या करें भैया। वह व्यक्ति श्रवण बाधित हो जाएगा या कहा जाएगा, हो कैसे जाएगा, कहा जाएगा भैया जो 60 डेसिबल या उससे अधिक कंठ पर सुनने की क्षमता रखता हो। और डेसिबल हमेशा डी छोटा और बी बड़ा ही बनाया जाता है, इसको भी याद रखें, ठीक है। श्रवण बाधिता के कारण कौन कौन से होते हैं, तो कहेंगे भैया जन्मजात कारण होता है, जहां पर वंशानुगत, गर्भावस्था के दौरान, संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसके दौरान देखने को मिल सकता है। कान में संक्रमण, बार बार कान में संक्रमण का होना, सुनने की क्षमता प्रभावित होना, ऐसे हो सकता है। शोर शराबे का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, लगातार तेज शोर में रहने से सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है, और भैया ऐसा हो सकता है। बुढ़ापा, जब बुढ़ापा बढ़ता है तो भी सुनने की क्षमता में कमी आती है। किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, रोग चोट लग जाती है, तब भी ऐसा होता है, ठीक है। या कुछ दवाएं ऐसे ले लेते हैं, इससे कारण भी जो है आपको प्रभाव पड़ सकता है आपके सुनने पर। प्रकार के अनुसार अगर हम बात कर ले, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीरता के आधार पर बताया, भाई सामान्य व्यक्ति हम उसको कहेंगे जो 0 से 25 डीबी तक सुनने की क्षमता रखता हो। अति अल्प हेयरिंग इंपेयरमेंट बच्चा वो कहा जाएगा जो 26 से 40 डेसिबल के बीच में सुनने की क्षमता रखता होगा। मॉडरेट उसको कहा जाएगा, मॉडरेट यानी कि अल्पतम हेयरिंग लॉस उसको कहा जाएगा जो 41 से 50 डीबी सुनने की क्षमता रखता हो। अल्पतम किसको कहा जाएगा, मॉडरेटली किसको कहा जाएगा, तो 56 से 70 के बीच में जो बच्चा होगा उसको मॉडरेटली अल्पतम हेयरिंग लॉस वाला बच्चा कहा जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में 71 से 90 डेसिबल के बीच में बच्चा अगर गंभीर स्थिति होगी तो ये, और भैया सबसे ज्यादा गंभीर जो होगी 91 से अधिक, जिसको हम लोग प्रोफाउंड में लाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हेयरिंग लॉस होते हैं आपके, एक होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, बाहरी या मध्य कान में कोई बाधा नहीं होती। कान के 3 भाग, एक बाह्य कान, एक मध्य कान और एक आंतरिक। कान के भागों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें बाहरी और जो मध्य कान होता है उसमें कोई बाधा नहीं होती। इसमें जो आंतरिक कान होता है उसके हिस्से तक जो ध्वनि है वो नहीं पहुंच पाती। इसका इलाज कैसे होता है, सर्जरी या दवाओं के द्वारा। भाई आंतरिक कान में कोई समस्या है तो जो है वहां पर जो भी चीजें हैं, ऑर्गन्स है, उनको आप जो है इलाज करके उनको सही कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, तो कहेंगे आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका में समस्या। यहां पर आप जो है बच्चे में हेयरिंग एड लगा करके या कॉन्क्लियर इम्प्लांट से बच्चे का इलाज किया जा सकता है। मिक्स्ड में क्या होता है, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों के जो अंश हैं वो देखने को मिलते हैं, दोनों प्रकार देखने को मिलते हैं एक में ही। सेंट्रल हेयरिंग लॉस क्या होता है, इसमें मस्तिष्क के श्रवण केंद्र में समस्या होती है, जिससे ध्वनि की पहचान या समझने में कठिनाई होती है, ठीक है भैया। लक्षण क्या हो सकते हैं, दूसरों की बात को समझने में कठिनाई, बार बार लोगों को बात दोहराने की आवश्यकता पड़े, भैया टीवी, रेडियो, फोन ज्यादा तेज आवाज में कोई सुने, बातचीत करने में समस्या हो, शोरगुल वाले स्थानों पर उसको सुनने में समस्या हो, कानों में सीटी बजे, गूंजने की आवाज आए, बिल्कुल भी ना सुनाई दे, ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति में। रोकथाम कैसे हो सकती है, तो भाई तेज शोर से बचो, ज्यादा हेडफोन ना लगाओ अपने कान में, कानों की नियमित जांच कराओ, ऑक्सीटोसिन जो दवाइयां हैं उनका सेवन ना करो, गर्भावस्था के दौरान बच्चे की देखभाल करो, बच्चे को संक्रमण से बचाओ। शैक्षिक प्रभाव, भाई सुनने में कठिनाई है तो बच्चे को हम दिखा करके शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से शिक्षकों की जो समझ है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। भाषा विकास में देरी, सुनने की क्षमता में कमी के कारण बच्चों का भाषा विकास धीमा हो सकता है, संवाद करने में परेशानी हो सकती है। उसके बाद में समाज में घुलने मिलने में भी बच्चों को कठिनाई होती है। आप लोग देखते होंगे भाई जब बच्चे किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे, कोई उनकी बात को सुन नहीं पाएगा, तो भैया कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा, और तभी भैया समस्या आ जाएगी। विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता, ऐसे बच्चों को ना आप जो है सांकेतिक भाषा के द्वारा सीखने की नई तकनीक के द्वारा, दृश्य सहायक सामग्रियों के द्वारा बच्चे को आप सिखा सकते हो। तो इन सब चीजों से
आप बच्चे को सिखा सकते हो, शिक्षा पर इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन क्या होता है, हेयरिंग एड दे दो, बच्चे को सुनने लगेगा अगर उसको आवश्यकता है तो। ठीक है, कॉन्क्लेयर इम्प्लांट करा दो भाई, अगर कॉन्क्लेयर इम्प्लांट की आवश्यकता है जहां पर बच्चा सुने तो वो सुनने लगेगा। कॉन्क्लेयर इम्प्लांट करा दिया, आप देख रहे हैं बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो स्पीच थेरेपी बच्चे की करा दो। फिर भी आप देख रहे हो कि भाई सब कुछ हम करा रहे हैं तब भी बच्चा नहीं सही से काम कर रहा है, तो भैया उसको साइन लैंग्वेज सिखाओ, जहां पर बच्चा अपनी कम्युनिकेशन को इधर उधर करे, अपने विचारों को व्यक्त करे। ठीक है, विशेष शिक्षा की बात कर लो, अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री और विधियों को उनकी सुनने की क्षमता के अनुसार तैयार कर पाए। ठीक है, इन सब चीजों से आप बच्चे को बेहतर कर सकते हो, इन सब चीजों का प्रबंधन कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2.4 की, और ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2.4 करने से पहले आपके लिए एक जरूरी और छोटी सी सूचना भैया ये है कि अगर आपको अपने पेपर को बहुत ही अच्छा बनाना है तो आपके लिए पिछले वर्षों के कुछ ऐसे प्रश्न और उत्तर जो आपके पेपर में आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, चाहे वो एचआई का स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर का या आईडीडी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एचआई का स्टूडेंट हो या आईडीडी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, आप दोनों लोगों के लिए भैया फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स, एचआई के लिए भी और आईडीडी के लिए भी, वहां पर आपको कुछ पिछले वर्ष के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका उत्तर भी दिया होगा वहां पर, आपके सिलेबस के आधारित क्वेश्चंस होंगे जो आपके आए होंगे, और इसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी सभी 6 विषयों की, और ये केवल पीडीएफ आपको हिंदी भाषा में ही उपलब्ध मिलेगी। आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकती है, आपके समय को बचा सकती है। ये पीडीएफ केवल और केवल 299 में मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर जाकर के अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिएगा। एचआई की चाहिए हो तो एचआई फर्स्ट ईयर बता दीजिएगा, आईडीडी की चाहिए हो तो आईडीडी फर्स्ट ईयर बता दीजिएगा, और वहां पर आपका पेमेंट करने के बाद में आपको पीडीएफ प्राप्त करा दी जाएगी। केवल और केवल पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए बात कर लेते हैं आगे आपके 2.4 की। तो भैया हम लोग यहां पर बात कर लें भाषा विकास की, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर। अब आप देखते हैं स्पीच कहते भैया बच्चे को बोलने में समस्या। अगर बच्चा किसी भी शब्द को बोल रहा है तो उसको उच्चारित नहीं कर पा रहा है, यानी कि उच्चारण करने में समस्या, यानी कि बच्चे को अगर उच्चारण नहीं कर पाएगा तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि बोलकर सही ढंग से कम्युनिकेशन करने में कठिनाई। यह विकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति और सुनने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, तो कहोगे सर ये आनुवांशिक हो सकता है। अगर परिवार में किसी को है, पिछली पीढ़ी में किसी को है, तो इसका खतरा हो सकता है। अगर मस्तिष्क की कोई समस्या है तब भी ये समस्या हो सकती है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या सेरेब्रल पाल्सी है, मस्तिष्क में कोई चोट लगी है, कोई भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तब भी ये आपको देखने को मिल सकता है। शारीरिक विकार है भाई, किसी के जो है वोकल कार्ड में समस्या है, होंठ में समस्या है, जीभ में समस्या है, इसकी अगर कोई संरचना में दिक्कत है तब भी जो है स्पीच में दिक्कत आ सकती है। विकासात्मक संबंधी समस्या, मान लीजिए बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है, कौशल विकास नहीं हो पा रहा है, तब भी समस्या आ सकती है। सुनने में समस्या हो सकती है, बधिरता या श्रवण बाधिताएं, ठीक है, भाषा विकार का कारण जो है बन सकती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत कोई लोग होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत चिंता में हो जाते हैं, ठीक है, किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब भी जो है ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि उनमें समस्या आ सकती है। ठीक है भैया, उनमें समस्या आ सकती है। ठीक, तो ये सब चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती है। इसकी रोकथाम क्या हो सकती है, तो कहीं गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल और पोषण रोकथाम है। जन्म के बाद बच्चे को सुनने और बोलने की क्षमता अगर समय पर परीक्षण कर लो तो भैया इसकी रोकथाम कर सकते हो। जब समय पर परीक्षण कर लोगे तो समय से चीजों को पहचान करके उसमें हस्तक्षेप कर लोगे। बच्चे में लगातार बातचीत और भाषा विकास के लिए प्रोत्साहित करो भैया उसको। ठीक है, बच्चे को अगर चोट लग रही है, रोग लग रहा है, तो ऐसी सावधानियां बरतो, ना लगे। ठीक है, तनाव
कम रखो, मानसिक दबाव बच्चे के लिए कम रखो। प्रकार क्या होते हैं तो कहेंगे भैया आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, व्यक्ति को शब्दों का सही उच्चारण करने में कठिनाई, सही उच्चारण नहीं कर पाएगा तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर, बोलने की प्रवाह में समस्या, हकलाना, ठीक है, ऐसी समस्या जब कोई हकला के बोलता है, जैसे शाहरुख खान बोलता था एक पिक्चर में जो है, किरण जब बोलता था तो उसको हकला के बोलता था, ठीक है। वॉइस डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति की आवाज की गुणवत्ता, पिच या वॉल्यूम को प्रभावित करता है, ठीक है। आपका अप्रेक्सिया तो कहेंगे मुंह और मस्तिष्क के बीच जो समन्वय होता है उसमें कमी होती है, बोलने में समस्या हो सकती है, ठीक है। डिसार्थिया, इसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है, बोलने में कठिनाई हो सकती है। तो भाषा विकार ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को दूसरों के साथ संवाद करने के लिए आवश्यक भाषण ध्वनियों को बनाने में समस्या होती है, इससे बनाने और बनाए रखने में भी समस्या होती है, इससे बोलने में भी बच्चे को समस्या होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शिक्षा में भी भाई प्रभाव पड़ेगा, बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, बच्चा बोलेगा नहीं, हो सकता है निर्देशों को सही से बता ना पाए, उसको समस्या आए, ठीक है, उसकी प्रगति वहां पर रुक जाएगी। कोई विद्यार्थी होंगे उससे सामाजिक संबंध अच्छे से नहीं बना पाएगा, साथियों के साथ हो सकता है उसको सीखने में भी समस्या आ जाए, क्योंकि जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो दूसरे बच्चे बोल रहे होते उसको थोड़ा खराब लगता है। इसका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। बच्चे को आप स्पीच थेरेपी दिला सकते हैं, बच्चे को आप फिजियोथेरेपी दिला सकते हैं। अगर भाई कोई दिक्कत है, होठों में तालू में समस्या है, तो आप बच्चे की जो है फिजियोथेरेपी भी, शारीरिक कारण फिजियोथेरेपी भी आप दिला सकते हैं, ठीक है। स्पीच थेरेपी में कहा ये सारी चीजें आ जाएंगी, उच्चारण, शब्दावली, संप्रेषण आ जाएगा आपका। सुनने के उपकरण में अगर भाषण विकार या श्रवण समस्या हो तो भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। हेयरिंग एड का उपयोग करो भैया। सर्जरी आप करा सकते हो, होठ की, तालू की, वोकल कार्ड्स की आप सर्जरी करा सकते हो, उसके बाद में स्पीच थेरेपी करवा दो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परामर्श ले सकते हो कि क्या कारण है आखिरकार बच्चा नहीं बोल रहा है। शैक्षिक सहायता बच्चे की आप कर सकते हो, बच्चे की जरूरत पड़ने पर जो भी उसे शिक्षा देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भाषा को समझने, व्यक्त करने और उपयोग करने में कठिनाई होती है। भाई लैंग्वेज यानी कि भाषा, अगर भाषा को नहीं समझ पा रहा है, उसका उपयोग सही से नहीं कर पा रहा है, भाई बच्चे में शब्द हैं लेकिन अगर भाषा को ना समझ पाए, भाषा का उपयोग ना कर पाए, व्यक्त ना कर पाए किसी चीज को, शब्द हैं, बोल ले रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर चीजों को समझ ना पाए, व्यक्त ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए, तो फिर समझो तो नहीं कुछ कर पाएगा। यह विकार व्यक्ति की सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। भाषा विकार में व्यक्ति की भाषा का ज्ञान सामान्य से कम होता है, वे अन्य लोगों के साथ में संवाद और संघर्ष करते हैं। कारण क्या हो सकता है? आनुवंशिक कारण हो सकता है। भाषा विकार होने पर बच्चे में इसकी समस्या जोखिम बढ़ सकती है। मस्तिष्क की समस्या हो सकती है, भाई मस्तिष्क में ही तो सारी चीजें जाती हैं, अगर वहां से प्रोसेस धीमे चल रहा है, रोग है, चोट है, समस्या, तो वो भी कारण बन सकता है। सुनने की समस्या हो सकती है, भाई अगर सुन नहीं बच्चा पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, वो भी बाधा आ सकती है। पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो सकता है कि भाई शायद उस वातावरण में वो भाषा ना बोली जाती हो, पर्याप्त संवाद बच्चा ना कर पाता हो। अगर बच्चे में कोई ऑटिज्म या न्यूरोलॉजिकल विकार है तब भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है, लैंग्वेज पर प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे में मानसिक मंदता और संज्ञानात्मक क्षमता उसकी बच्चे की, तभी बच्चे में समस्या देखने को मिलती है। इसका रोकथाम क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान सही पोषण या स्वास्थ्य देखभाल आप करो, रोकथाम है। बच्चे को जो है, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे अनुभव हैं वो दो, उनको कहानियां सुनाओ, उनसे संवाद करो, बातचीत करो, संप्रेषण करो, ठीक है। अगर बच्चे में आपको लग रहा है कि बच्चा देर में, तो उसकी जल्दी पहचान करवाओ, उसके लिए थेरेपी दिलवाओ, उसके लिए उपचार करो, नियमित प्रशिक्षण करो। टाइप्स क्या होंगे? तो कहेंगे रिसेप्टिव भाषा विकार, इसमें व्यक्ति को दूसरे की बातों को समझने में कठिनाई होगी। तो रिसेप्टिव क्या होगा? दूसरे की बातों को समझने में कठिनाई, आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है।
आपका एक्सप्रेसिव क्या होगा, तो अपनी भावनाओं और विचार करने को व्यक्त करने में कठिनाई। भाई एक्सप्रेस आप किसी चीज को नहीं कर पा रहे हो, ना आप भाषा को समझ पा रहे हो, ना आप चीजों को व्यक्त कर पा रहे हो, तो वो मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति को सामाजिक भाषा का सही ढंग से उपयोग करने में समस्या होती है। सही समय पर बोलना, बातचीत करना, नियमों को समझना, ऐसी समस्या होती है। ठीक है। बच्चों में भाषा संबंधी विकार, भाषा संबंधी विकारों से आप कह सकते हो कि अलग होते हैं। भाषा संबंधी विकार से तात्पर्य है कि विभिन्न कठिनाई होना, जैसे कि अपना अर्थ या संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचा पाना, अभिव्यंजक भाषा जिसको बोलते हो, दूसरों से आने वाले अर्थ को सही से समझ ना पाना, उसको क्या कहते हो, ग्रहणशील भाषा बोलते हैं। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ेगा, समझने में कठिनाई होगी तो शिक्षकों के निर्देश को बच्चा नहीं समझ पाएगा। संचार में समस्या आएगी, अपनी आवश्यकता को नहीं व्यक्त कर पाएगा। शैक्षिक प्रगति जो है बच्चे की वो धीमी होगी। सामाजिक अलगाव रहेगा। भाई जब बच्चा समझ नहीं पाएगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो सामाजिक अलगाव रहेगा। ठीक है। पढ़ने लिखने में समस्या होगी। और भैया विशेष आवश्यकता की बच्चे को जरूरत पड़ेगी। आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, बच्चे को आप भाषा और स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी बच्चे को दिला सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा अपना संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन करना सीखेगा। ठीक है, बोलना सीखेगा। विशेष शिक्षा में भी आप जो शैक्षिक विशेष कार्यक्रम होते हैं उनको आप उपलब्ध करा सकते हो। मनोवैज्ञानिक परामर्श ले सकते हो कि क्यों का क्या कारण रहा। ठीक है। अभिभावकों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है, उनको भी लगातार आप चीजों को बताते रहो, वो भी सक्रिय रूप से काम करते रहें और बच्चे की प्रगति पर निगरानी करते रहें। तो इस प्रकार से आपका 2.4 भी समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.5 की बात करेंगे, डेफ, ब्लाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटी की। ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग 3, 4 और 5 यूनिट को बहुत ही जल्द समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले पेपर पर बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।